आज मेरा आखिरी दिन है उज़्बेकिस्तान का और Привет, Пакистан. Индия. Как я зовут, брат? Парахат. Парахат. Меня зовут Хариш. Очень приятно. Работает очень хорошо. आज मेरा आखिरी दिन है उज़्बेकिस्तान का और €1 की टैक्सी बुक मारी है। सुबह सुबह टैक्सी बुक करने का फायदा होता है, ट्रैफिक कोई नहीं होती। मतलब तकरीबन 16,000 उज़्बेक ₹100 के करीब बनते हैं और 16 से 20 मिनट की ड्राइव है, विच इज एक्चुअली अ गुड डील। और उज़्बेक म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है मुझे अभी सो फार। टैक्सियों में सुना है जितना सुना है, बहुत जबरदस्त म्यूजिक है। मैं हूँ अभी मीनार मॉस्क में। ये खूबसूरत सा सफेद मॉस्क, इसकी हिस्ट्री ज्यादा नहीं है, 2011-12 में ही बनाया है इन्होंने। इस मीनार की बेशक ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ? हर एक एम्पायर ऑलमोस्ट उज़्बेकिस्तान से जुड़ा हुआ है। चंगेज खान से लेके, मंगोल से लेके, तुर्कों से लेके, रशियन से लेके, मुगलों से लेके, हर एक सल्तनत यहाँ पे आबाद थी किसी न किसी टाइम पे और यहाँ से निकली भी है। उज़्बेकिस्तान को पहले छाश कहा जाता था, या शाश। यहाँ लोकल ट्राइब्स रहती थी। जो लोग रहते थे वो तुर्किक थे या पर्शियन थे या पेर्सो तुर्क थे 6th सेंचुरी तक। फिर यहाँ अरब इन्वेजन्स और प्रीचमेंट्स के थ्रू इस्लाम आया और वो दौर बहुत लंबा चला, तकरीबन 700 साल तक वही चीजें चली। उमैयद कैलिफेट के थ्रू इधर इस्लाम आया, जो कि सेंट्रल एशिया में और भी काफी एशियन कंट्रीज में सेम स्टोरी थी। फिर जाके 13th सेंचुरी में यहाँ मंगोलियन इन्वेजन हुआ, खुद चंगेज खान की आर्मी के थ्रू। उन्होंने ताशकंद को बर्बाद कर दिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इंटीग्रेट हो गए थे। अब मंगोलियंस ने किसी रिलीजन को यहाँ इम्पोज नहीं किया था या उन्होंने लोगों को कन्वर्ट नहीं किया था, बल्कि वो खुद कन्वर्ट हो गए थे। मंगोल्स लिबरल हुआ करते थे और उनका कंट्रोल करने का तरीका कुछ और था, वो वहीं के हो जाते थे यूजुअली। चंगेज खान की डेथ के बाद यहाँ उन्हीं के सक्सेसर्स ने राज किया, जो कि चगताई खान थे, चगताई डायनेस्टी ऑब्वियसली। उसके बाद आते हैं यहाँ के मेन हीरो, जिनको उज़्बेक लोग अपनी आइडेंटिटी का सिंबल भी मानते हैं, अमीर तैमूर। उनको लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, इंडिया में आप तैमूर नाम से सेम पर्सन को जानते हो। अब यहाँ पे वो हीरो है, लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में उनको एक कॉन्करर की तरह देखा जाता है, लुटेरे की तरह देखा जाता है। ऑब्वियसली हर किंगडम की यही स्टोरी है। आमिर तैमूर ने यहाँ काफी आर्किटेक्चर डेवलप किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उसके टाइम पे यहाँ काफी तरक्की हुई बेसिकली। तो इसलिए सिग्निफिकेंट है, तैमूर को ये लोग अपना हीरो मानते हैं। अब तिमूरिद एम्पायर, तिमूर को आप जानते हो। तिमूर ने एक्चुअली दिल्ली की भी लूट की थी, सक्सेसफुली की थी, और दिल्ली को लूट के वापस इधर काफी वेल्थ लेके आया था उज़्बेकिस्तान। अब तिमूर का ही पोता था बाबर। बाबर को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ लोकल लैंग्वेज में बाबर को बोबर कहा जाता है। बोबर का जन्म अंतिजान में हुआ था और समरकंद उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी इनके किंगडम की। बोबर के टाइम पे समरकंद पे अटैक हो जाता है शैबानी खान का और उस चक्कर में बाबर को यहाँ से भागना पड़ता है। यहाँ से भाग के बोबर कहाँ बस जाता है? अफगानिस्तान में, जहाँ उसको बाबर कहा जाने लग जाता। अब शैबानी खान जिसने बाबर पे अटैक किया था या उस टाइम पे उज़्बेकिस्तान पे अटैक किया था, समरकंद वगैरह पे, वो उज़्बेक ट्राइब से, वो ट्राइब आज के प्रेजेंट डे रशिया से आई थी, लेकिन वो रशियंस नहीं थे, वो भी तुर्क थे, जो कि यहाँ से ही पहले, सेंट्रल एशिया से ही पहले उन साइड पे स्प्रेड हुए थे, फिर वहां से नीचे आए थे। लेकिन वो काइंड ऑफ ट्राइबल लोग थे, उनको उज़्बेक कहा जाता था। उन्हीं के नाम पे आगे इनकी पॉपुलेशन को उज़्बेक कहा जाने लग गया और कंट्री का नाम भी उज़्बेकिस्तान ही पड़ गया। तो बाबर जब यहाँ से भागा, वो गया नीचे की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ। उज़्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान लगता है नीचे, यहाँ उसको बोबर कहते थे, उधर बाबर कहने लग गए। उधर जाके उसने स्टार्ट किया मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसी मुगल एम्पायर ने दिल्ली पे कब्जा किया। दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी के टाइम पे अटैक किया उन पे। बैटल ऑफ पानीपत की इवेंट, इंडिया पे राज किया काफी टाइम। आगे बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, इन सब को तो आप जानते ही हो। तो ये कनेक्शन है उज़्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में, एटलीस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बीच में, एब्सोल्युटली डायरेक्ट कनेक्शन। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाबर उज़्बेक था, कई लोग कहते हैं बाबर मंगोल था या मुगल मंगोल थे या फिर तुर्क थे। दोनों चीजें करेक्ट है। बाबर तुर्क था बिकॉज आमिर तैमूर तुर्क था, लेकिन बाबर की जो मदर साइड है वो मंगोल्स थे, सो वो मिक्स था मंगोल और तुर्क। हाई प्रोबेबिलिटी कि बाबर की आंखें एशियन होगी, छोटी आंखें रही हुई होंगी बिकॉज ऑफ द जेनोटाइप ही हैड। लेकिन काफी लोग ये कहते हैं कि अफगानियों ने इंडिया पे राज किया मुगलों की फॉर्म में। ये पूरी हद तक करेक्ट नहीं है, उनकी आर्मीज हो सकती है, लेकिन मुगल खुद भी किसी टाइम
टाइम पे यहाँ से आए थे, समरकंद से आए थे, उज़्बेकिस्तान से आए थे। और इंडिया में, पाकिस्तान में कई लोग कहते हैं कि वो खुद ही मुगल है, विच इज एक्चुअली मोस्टली अ फॉल्स क्लेम, बिकॉज मुगल्स ने इंडिया में, उस टाइम के इंडिया में बहुत ज्यादा जेनेटिक मिक्सचर्स नहीं किए। शादियां होती थी एलीट क्लासेस के बीच में, राजा रानी इंडियन और मुगल्स आपस में शादी करते थे, लेकिन एक ग्राउंड लेवल पे मिक्सिंग बहुत कम हुई है। सो कॉन्सेप्ट ऐसा आता है कि कुछ लोगों ने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया, अब उन्होंने सुप्रीमेसी लेने के चक्कर में, कॉन्करर्स दिखने के चक्कर में, या फिर अपने आप को प्योर दिखाने के चक्कर में मुगल लगाना शुरू कर दिया, या फिर अपने नाम के पीछे सरनेम्स लगाना शुरू कर दिया, या फिर अपने लोकल सरनेम्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया। दूसरा ये है कि जो लोग मुगलों के लिए काम करते थे, उनकी आर्मी में थे या किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन से, वो ऑटोमेटिकली मुगल कहलाने लग जाते थे। सो इसका मतलब है कि आप मुगल एम्पायर के लिए काम करते हो, आप मुगल हो, दैट्स इट। सो ये एक बहुत कंफ्यूज चीज है इंडिया में और पाकिस्तान में लोकल लोगों में कि वो खुद ही बाहर से आए हैं, ऐसा बहुत कम है। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग लोकल डीएनए रखते हैं। तो मुगलों के दौर में आर्किटेक्चर हमारा इन्फ्लुएंस हुआ था, लैंग्वेज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी क्योंकि उन्होंने पर्शियन को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। कल्चर बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था, जो जी हजूरी होती है, जो तौरुफ होता है, जो कि हाँ जी पहले आप पैसे मैं दूंगा, ये वाला कल्चर, ऐसी डेवलपमेंट्स बहुत हुई थी ग्राउंड लेवल तक। लेकिन जेनेटिकली इंडिया आइसोलेटेड ही रहा था, लोकल ही रहा था, प्योर ही रहा था, बहुत कम जेनेटिक मिक्सचर्स हुए थे। तो मुगलों का दौर इंडिया में चला, मुगल पहले कॉन्करर्स के रूप में आए, उसके बाद वो वहाँ बस ही गए, लोकल्स बन गए, ताजमहल बनाया, कंट्रीब्यूट भी किया इंडिया में काफी। यू माइट हेट देम बट ये रियलिटी भी है। वेल, बातों बातों में मैं काफी आगे निकल गया। किस तरह तैमूर का पोता बाबर यहाँ से भागा था बिकॉज ऑफ शैबानी खान। वापिस आ जाते हैं शैबानी खान पे। शैबानी खान के बाद यहाँ उज़्बेक ट्राइब्स का ही राज रहा। बीच में सफाविद एम्पायर में पर्शियंस ने इन पे अटैक किया था, वो जीते भी थे, फिर भी लोकल उज़्बेक ट्राइब्स के ही कंट्रोल में रहा उज़्बेकिस्तान, अनटिल 1800 में यहाँ पहुंच जाते हैं रशियंस। जी, रशियन एम्पायर पहुंच जाता है उज़्बेकिस्तान और ये ऑटोमेटिकली रशियन एम्पायर का हिस्सा बन जाता है। जिस तरह आप जानते ही हो, काफी एरियाज ऑफ यूरोप एंड एशिया इसी तरह रशियन एम्पायर के अंडर आए थे। तो रशियन एम्पायर के अंडर आने के बाद इस एरिया को कहा जाने लग गया तुर्किस्तान। अब रशियन एम्पायर के अंदर फिर प्रॉब्लम्स होती हैं, इंस्टेबिलिटीज आती हैं, बोल्शेविक्स पावर में आते हैं, लेनिन के लोग जो थे कम्युनिस्ट, यूएसएसआर बन जाता है। फिर रशियन एम्पायर की जगह, एम्पेरियलिज्म की जगह ये यूएसएसआर बन जाता है, सोवियत संघ बन जाता है। सोवियत संघ, सोवियत यूनियन के अंडर इसको नाम दिया जाता है उज़्बेक सोशल सोवियत रिपब्लिक। इसी सोवियत संघ के अंदर एक बहुत अनफॉर्चुनेट घटना घटी थी इंडिया के लिए। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था 1965 में, तो यहाँ पे मीटिंग हुई थी ताशकंद में। उस टाइम पे ये सोवियत था, तो उस मीटिंग में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत कश्मीर से इंडिया और पाकिस्तान ने अपनी ट्रूप्स हटा ली थी और वहाँ पे सेटल किया था मनी। यानी जिस तरह से भी वॉर्स रोके जाते हैं उस किस्म का एक पीस एग्रीमेंट हुआ था। 10 जनवरी 1966 को ये एग्रीमेंट हुआ और अगली ही रात 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। अब एलिगेशंस लगते हैं कि वो हार्ट अटैक नहीं था, किसी ने उनको पॉइजन किया था, लेकिन जो भी हुआ इंडिया के लिए काफी लॉस हुआ। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। अयूब खान को भी बाद में रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी थी बिकॉज पाकिस्तान के लोग मानते थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा लॉसेस करवाए, इस मीटिंग के तहत बहुत ज्यादा लॉस किया पाकिस्तान ने। बाद में उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हुई और अयूब खान ने भी 69 या 68 में रिजाइन कर दिया था, जिस तरह हर एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर करता है। सो अभी मैं शास्त्री स्ट्रीट पे ही हूँ। इस इवेंट के बाद यहाँ पे उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। इधर एक स्टैचू बना है लाल बहादुर शास्त्री का और बाकायदा एक स्ट्रीट है जिसका नाम है शास्त्री स्ट्रीट। ऑब्वियसली सोवियत के अंदर भी रिटेलिएशंस होती हैं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चलती हैं। बाल्टिक सी से शुरू होती है जो कि लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया वगैरह से, उसके बाद कोकेशिया में भी होती हैं और यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्लोली चलती हैं, बाद में चलती हैं, लेकिन अल्टीमेटली उज़्बेकिस्तान भी सोवियत संघ से अलग हो जाता है। 31 अगस्त उज़्बेकिस्तान ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है और 1 सितंबर 1991 को ये लोग इंडिपेंडेंस डे
मनाते हैं। सो दिस इज उज़्बेकिस्तान। सुनने में कंट्री का नाम फनी लगता है, लेकिन यहाँ आप देखिए मंगोल्स, तुर्क, सोवियत, मुगल्स, कैसे कैसे एम्पायर यहाँ से निकल के गए। बहुत ही अमेजिंग कंट्री है, मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप कल्चर्स और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो। और मेरे एक्सपीरियंस में ये पहला कंट्री है जहाँ कि मुझे लगा कि मैं अपने नेबर कंट्री में आया हूँ, बिकॉज मैं ज्यादातर यूरोप में ट्रैवल कर चुका हूँ, कोकेशिया में गया हूँ। सुंदर कंट्री है लेकिन उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। उज़्बेकिस्तान आके ये लगा कि यस, आई विजिटेड माय नेबर्स। ये लोकल घर है, उज़्बेक घर, काफी यूरोपियन लगते हैं देखने में। एंड इस साइड देखिए सोवियत आर्किटेक्चर, ये पुरानी बिल्डिंग्स है। एंड इसी के थोड़ा दूर जाएं तो ये मॉडर्न बिल्डिंग है कोई, आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या है, लेकिन आई थिंक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर अपार्टमेंट्स बन रखे हैं। और इधर रिलीजियस मॉन्यूमेंट, ब्यूटीफुल इनफ, इट्स नॉट जस्टिस। मेरे कैमरा स्किल्स इतने अच्छे नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं हाउ इट फील्स टू बी हियर। ये देखिए इधर क्या लिखा है, करक चाय कॉफी, कड़क चाय और कॉफी। अब ये पता नहीं उज़्बेक में कहते हैं या फिर ये इन्होंने इंडिया से उठाया फैंसी साउंड करने के लिए। हो सकता है उज़्बेक में भी कड़क चाय ही कहते हो। एक चीज मुझे उज़्बेकिस्तान आके समझ आई है कि जितना मर्जी बड़ा राजा हो, जितने मर्जी आप नवाब हो, सुल्तान हो, आखिर में आप मर जाओगे। चंगेज खान इधर था, बाबर यहाँ से निकला, उसको शैबानी खान ने भगाया जो कि खुद 10 साल बाद मर गया। और बाबर जिसको उसने भगाया था, उसने मुगल एम्पायर बनाया, दिल्ली पे राज कर दिया। उसके जाके सक्सेसर्स ने ताजमहल बना दिया। रशियन एम्पायर इधर था, सोवियत इधर थे, लेनिन इधर था, हर कोई इधर था। आखिर में सब मर ही गए। तो कहने का मतलब ये है कि मर जाओ यार, जो मर्जी करो, मुझे क्या है।